आज इस लॉकडाउन और अनलॉकडाउन की स्थिति में ये एसएलबीसी की पहली बैठक इस वित्तीय वर्ष की हो रही है। मित्रों, मैं आज की इस पहली बैठक में सबसे पहले बिहार के उन हजारों बैंक कर्मियों को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने लॉकडाउन जैसी स्थिति में भी बैंकिंग के कार्य को सुचारू रूप से चलाने का काम किया है। जिस तरह से हमारे पैरामेडिक, हमारे पुलिसकर्मी, हमारे अन्य सरकारी पदाधिकारी दिन रात लगे रहे, उसी प्रकार से बैंक के भी सारे मैनेजर्स, सारे बैंक कर्मी, पदाधिकारी, उन लोग वे लोग भी पिछले 2.5-3 महीने से दिन रात लगकर उन लोगों ने लोगों की सेवा करने का काम किया है। इसलिए मैं अपनी ओर से, अपनी सरकार की ओर से उन सभी बैंक कर्मियों को का हार्दिक अभिनंदन और उनको धन्यवाद देता हूँ। मित्रों, किसी भी राज्य और देश की अर्थव्यवस्था में बैंकों की बहुत बड़ी भूमिका है। लोगों की जो सेविंग्स होती हैं, जो बचत है, वो बैंकों में रखी जाती है। और बिहार के अंदर भी जो लोगों की सेविंग्स है, वो लगभग 3,71,000 करोड़ रुपया लोगों ने अपनी बचत का बिहार के बैंकों में 31 मार्च तक जमा किया है। और फिर बैंकों के पास जो सेविंग्स से जो पैसा आता है, जो डिपॉजिट से, उसको लेंडिंग के माध्यम से बिजनेस के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ट्रेड के लिए, अन्य विकास कार्यों के लिए वो ऋण देने का काम करते हैं। और जो एसएलबीसी की रिपोर्ट है उसके अनुसार 31 मार्च तक 1,52,000 करोड़ रुपया, और अगर आरआईडीएफ और इन्वेस्टमेंट को जोड़ लें तो 1,72,000 करोड़ रुपया बैंकों ने बिहार के अंदर इन्वेस्ट करने का काम या लोन के रूप में देने का काम किया है। यानी कुल मिलाकर कैपिटल फॉर्मेशन में बैंकों की बड़ी भूमिका है। और मित्रों, ये जो बदली हुई परिस्थिति जिसको न्यू नॉर्मल कहते हैं, और ये लंबे समय तक लोग बैंकों की शाखाओं में आने में हिचकिचाएंगे, लोग एटीएम का इस्तेमाल करने में भी उनको कठिनाई होगी। बीच में तो ये भी समाचार आया कि लोगों ने नोट को छूने से भी इनकार कर दिया और सड़कों पर नोट गिरा रहा और उसको उठाने के लिए पुलिस को बुलाना पड़ा। तो एक जो बदली हुई परिस्थिति है, उसमें से मैं बैंकों से आग्रह करूंगा कि एक तो कॉन्टैक्टलेस बैंकिंग, यानी जो बैंकिंग की जो प्रक्रिया है वो कॉन्टैक्टलेस कैसे हो, कोई भी आदमी कहीं भी बैठकर, घर में बैठकर भी बैंकिंग ऑपरेशन को संचालित कर सके। पहले से भी है ऑनलाइन बैंकिंग और बाकी सारी चीज़ें, लेकिन और बड़े पैमाने पर कॉन्टैक्टलेस बैंकिंग, उसी प्रकार डोर स्टेप बैंकिंग। और अगर यहाँ पोस्टल, भारत सरकार के पोस्टल डिपार्टमेंट के बैंकिंग के लोग बैठे होंगे, तो यानी डोर स्टेप भी हम डिलीवरी कैसे बैंकिंग की सुविधा लोगों के घर तक पहुँचा कर सकते हैं। ये तो इसलिए बैंकों को भी डोर स्टेप बैंकिंग के बारे में, उसी प्रकार डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग, यानी अभी जो एक आदत बनी हुई है कि हर चीज़ में डॉक्यूमेंट, वो पेपर सबमिट होगा फिजिकल फॉर्म में बैंक के अंदर, फिर बैंक का अधिकारी जो है उस पर निर्णय लेता है। तो यानी ये जो डेटा ड्रिवन निर्णय करना, किसको लोन दे रहा है, किसको क्या कर रहा है, ये डेटा ड्रिवन हो डिसीजन मेकिंग, जिसमें कोई डिस्क्रिशन की गुंजाइश नहीं हो। तो इसलिए ये डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग, डिजिटाइजेशन, स्ट्रेंथनिंग ऑफ आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल चैनल। और अभी मैं देख रहा था कि कुछ प्राइवेट बैंक्स ने व्हाट्सएप के माध्यम से व्हाट्सएप बैंकिंग को भी प्रारंभ किया है। आज देश के करोड़ों लोग व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कम से कम अपने अकाउंट को अपडेट करना है, अपने अकाउंट का बैलेंस देखना है, कोई अकाउंट ओपनिंग है, तो उसके अंदर इस व्हाट्सएप बैंकिंग का भी क्या इस्तेमाल हो सकता है, ये भी विचार करने की चीज़ है। और मित्रों, आपको मालूम है कि इस लॉकडाउन के दौरान और डीबीटी का बहुत बड़ा उपयोग हम पहले भी करते रहे हैं, और बिहार देश के उन राज्यों में है कि पिछले 3-4 वर्षों में हम लोगों ने जो बेनिफिशियरी हैं, जो लाभार्थी हैं, उनको एक नया पैसा भी नगद भुगतान नहीं किया है। सरकारी योजनाओं का सारा पैसा हम लोगों ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से देने का काम किया है। और उसका क्या लाभ होता है यहाँ बताने की आवश्यकता नहीं है। और इस लॉकडाउन के दौरान अगर ये जनधन खाता नहीं होता और बिहार में करोड़ों लोगों का जो खाता खोला गया,
और ये आधार और मोबाइल नहीं होता तो शायद हम इस लॉकडाउन के पीरियड में करोड़ों लोगों के खाते तक जो पैसा पहुंचा पाए, उसमें डीबीटी और जैम की बहुत बड़ी भूमिका है। और जैम को, जिसको प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं, जैम का मतलब जनधन योजना, ए का मतलब आधार और एम का मतलब मोबाइल। और मुझे एसएलबीसी ने बताया कि बिहार में करीब 10 करोड़ 12 लाख सक्रिय बैंक अकाउंट्स हैं, 10 करोड़ 12 लाख, जिसमें मोबाइल सीडेड हैं 6 करोड़ 98 लाख, और जो आधार सीडेड हैं वो 7 करोड़ 76 लाख है। मैं बैंकों से आग्रह करूंगा, और बिहार सरकार भी इसमें आपकी पूरी मदद करेगी, कि हम किस तरह से एक भी व्यक्ति न बचे जिसका एक परिवार में हर व्यक्ति का बैंक खाता होना चाहिए। इसलिए इस वित्तीय वर्ष में बैंक एक ड्राइव चलाकर बचे हुए प्रत्येक परिवार, प्रत्येक व्यक्ति का बैंक अकाउंट, इसको सैचुरेट करने की आवश्यकता है। 12 साढ़े 12 करोड़ आबादी है बिहार की, हर एक व्यक्ति का बैंक खाता, हर एक व्यक्ति का, अधिकांश लोगों के पास मोबाइल नंबर है और सबों का आधार। मैं बैंकों से आग्रह करूंगा कि इस वित्तीय वर्ष में बिहार सरकार इसमें पूरी मदद करेगी, ताकि चाहे वो एनपीसीआई से जाकर ऑथेंटिकेट कराना हो, यूआईडीआई से कराना हो, भ्रष्टाचार को रोकने को, डुप्लीकेशन को रोकने के लिए इससे बेहतर कोई उपाय नहीं हो सकता है। और मित्रों, इस लॉकडाउन के पीरियड में केंद्र की सरकार और बिहार की सरकार ने 14,300 करोड़ रुपया डीबीटी के माध्यम से बिहार के गरीबों के खाते में पहुंचाने का काम किया है। यानी पिछले 2.5 महीने के भीतर, और माननीय मुख्यमंत्री यहाँ बैठे हैं, कि बिहार सरकार ने 8,538 करोड़ रुपया, 8,538 करोड़, ये सीधे बैंक खाते में, जो बिहार के भीतर के अकाउंट होल्डर्स हों या बिहार के बाहर रहने वाले लोग हैं जिनका बैंक खाता बिहार के अंदर था, तो हम लोगों ने 8,538 करोड़ अभी तक हम पहुंचा चुके हैं। और उसी प्रकार भारत सरकार के द्वारा 5759 करोड़, और सबसे बड़ी बात थी कि 2 करोड़ 38 लाख महिलाएं जिनका जनधन खाता था, उनके अकाउंट में 1,500 रुपया पिछले 3 महीनों में, जो कुल मिलाकर 3,545 करोड़ होता है, ये सीधे भारत सरकार ने डीबीटी के माध्यम से देने का काम किया है। दूसरे मित्रों, आगे आने वाले दिनों में भी, और मैं बैंकों से आग्रह करूंगा कि जो डीबीटी है, इसको और हम कैसे सफलतापूर्वक हम इसका क्रियान्वयन करें, क्योंकि अभी भी इश्यूज आ रही हैं। मुझे समाज कल्याण विभाग ने बताया कि जो बेनिफिशियरी, इसके अकाउंट में जब पैसा जाता तो एसएमएस जाना चाहिए, अभी भी एसएमएस नहीं जा रहा है। बड़ी छोटी सी चीज़ है, लेकिन एसएमएस जाना चाहिए। जो फेल्योर है, जितने लोगों के खाते में पैसा ट्रांसफर किया गया, कितना सक्सेस हुआ, कितना फेलियर हुआ, फेलियर का कारण क्या है, ये रिपोर्ट तुरंत आनी चाहिए। 24 घंटे 36 घंटे के भीतर, उसके अंदर महीनों लग जाते हैं, काफ़ी समय लग जाता है, और लोगों को ये पता नहीं चल पाता कि उनके खाते में पैसा गया कि नहीं गया। तो इसलिए सभी बैंक के लोग यहाँ पदाधिकारी बैठे हैं, तो इसलिए एक बहुत बड़ी इसके अंदर भूमिका है। मित्रों, उसी प्रकार बिहार के अंदर, जिसको हम ग्राहक सेवा केंद्र कहते हैं, सीएसपी, ये जो सीएसपी हैं, इन लोगों की बहुत बड़ी भूमिका रही है। 17,288 ये बैंक मित्र, बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट, जो सीएसपी के नाते काम कर रहे हैं। हर गांव के अंदर, मैंने गांव के अंदर ये सीएसपी बैठता है और वहीं पर हैंड हेल्ड डिवाइस लेकर लोगों का बैंक खाता खोलता है, बैंकों का पेमेंट करने का काम करता है। लेकिन मित्रों, मैं बैंकों से कहूँगा कि संख्या बहुत कम है, केवल 17,288 ये सीएसपीज है बिहार में, ग्राहक सेवा केंद्र। आप नई बैंक की शाखाएं तो बहुत कम खोल रहे हैं, तो मेरा आग्रह है कि इस वित्तीय वर्ष में ये संख्या आपकी दोगुनी होनी चाहिए। बिहार के अंदर लगभग 42,000 संभवतः गांव होंगे, 42,000 43,000 गांव होंगे। हर गांव के अंदर एक ग्राहक सेवा केंद्र होना चाहिए, ताकि किसी भी व्यक्ति को 5 किलोमीटर क्यों जाना पड़े। 1-1.5 किलोमीटर के रेडियस में ग्राहक सेवा केंद्र अगर होगा, आप लोगों को रोजगार भी देंगे, वो तो कमीशन बेस्ड है। तो इसलिए मेरा आग्रह है कि ये जो ग्राहक सेवा केंद्र हैं, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, इनकी संख्या को दोगुना करने की आवश्यकता है। साथ ही साथ ये जो स्वयं सहायता समूह के माध्यम से
जो बैंक सखी का जो कंसेप्ट था, और हमारे 9 लाख से ज़्यादा जो स्वयं सहायता समूह है, तो मैं बैंकों से आग्रह करूंगा कि जो स्वयं सहायता समूह की जो महिलाएं हैं उनको आप बैंक सखी के रूप में अगर नियुक्त करेंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से आप और डिलीवरी कर पाएंगे। उसी प्रकार मित्रों, एटीएम पिछले बार गोयल साहब ने यह घोषणा किया था कि 2021 में 1500 एटीएम बिहार के अंदर लगाएंगे। मैं अगली बैठक में एसबीआई से जरूर जानना चाहूँगा कि ये 1500 एटीएम के क्या से, और मैं सभी बैंकों से आग्रह करूँगा कि अब बैंक में भीड़ ना लगे, लोगों को बैंक में ना जाना पड़े, इसलिए डिजिटल पेमेंट, मोबाइल बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग और ये एटीएम। और मैं देख रहा था कि बिहार के अंदर ग्रामीण क्षेत्रों में केवल 1209 एटीएम हैं। हमारी 90% आबादी गांव में रहती है, और अगर एटीएम गांव के अंदर नहीं होंगे अगर, तो फिर उसका लाभ नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए मैं सभी बैंकों से आग्रह करूंगा कि 2021 के अंदर आप कितने एटीएम लगाने वाले हैं बिहार के अंदर, ग्रामीण क्षेत्रों में कितने एटीएम, कितने नए सीएसपीज खोलने वाले हैं, इसका पूरा प्लान जो है और आप देने का काम करेंगे। उसी प्रकार मित्रों, इस लॉकडाउन के बाद जो बदली हुई परिस्थिति है, बड़े इन्वेस्टमेंट की गुंजाइश अपेक्षाकृत कम है, लेकिन एग्रीकल्चर, फिशरी, पोल्ट्री, डेयरी, ग्रोसरी, एफएमसीजी गुड्स, मेडिसिन, मेडिकल इक्विपमेंट्स, पैकेजिंग, हाइजीन, ये चीज़ें जो कि लॉकडाउन के दौरान भी चलती रही। और इसलिए अगर लॉकडाउन में अगर एक चीज़ जो सबसे कम प्रभावित हुई वो तो कृषि क्षेत्र था जो सबसे कम प्रभावित हुआ है, क्योंकि लॉकडाउन के अंदर 15-20 दिन के बाद हम लोगों ने एग्रीकल्चर सेक्टर को अनलॉक कर दिया था। तो इसलिए मैं अभी उसके विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर बहुत बड़ा पोटेंशियल है, स्वयं सहायता समूह में बहुत बड़ा पोटेंशियल है। तो इन चीज़ों के अंदर इस वित्तीय वर्ष में आप कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोन दें, नहीं तो बैंकों को कहने का अवसर मिलेगा कि ट्रेड की हालत ख़राब है, बिजनेस की हालत ख़राब है, इंडस्ट्री की हालत ख़राब है, हमारे पास तो पैसा है, लिक्विडिटी है, लेकिन कोई लेने वाला नहीं है। तो मैं आग्रह करूंगा कि बड़े लोग लेने वाले नहीं होंगे, लेकिन जो कमज़ोर तबके के लोग हैं, जिनको हम छोटे लोग कहते हैं, वो लेने के लिए तैयार हैं, और आप उनको बड़े पैमाने पर इस वित्तीय वर्ष में ऋण वितरित करने का काम करें। अंत में मित्रों, चूँकि आज की इस बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी के भाषण के बाद और हम पिछले वित्तीय वर्ष की समीक्षा करेंगे, और 2021 के अंदर विशेष करके आत्मनिर्भर भारत पैकेज और गरीब कल्याण पैकेज के तहत जो घोषणाएं की गई हैं एमएसएमई और डेयरी, फिशरी, पोल्ट्री बाकी के लिए, उसकी यहाँ पर चर्चा होगी। लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने एक विषय रखना चाहूँगा कि जब से मैं इस बैंकिंग को देख रहा हूँ 2005-06 से, ये पहला साल है 19-20 का जब एनुअल क्रेडिट प्लान जो है उसका हमारा जो अचीवमेंट है वो केवल 72.69% है। तो पिछले 15 वर्षों का सबसे कम अचीवमेंट और 19-20 के अंदर हुआ है, और पिछले 3 साल से लगातार एसीपी का अचीवमेंट घटता जा रहा है, जहां पर 17-18 में 90.85 था, घटकर 84 हो गया, और पिछले साल ये घटकर 72.69 हो गया। और पहली बार ऐसा हुआ है कि 19-20 में हम 18-19 की तुलना में 4000 करोड़ रुपया और कम बिहार के अंदर ऋण वितरित हुआ है। अगर बैंक ये कहेगा कि इकोनॉमिक स्लो डाउन है, तो मैं आपको 10-11 या 9-10 का भी आंकड़ा बता सकता हूँ। जब फाइनेंशियल स्लो डाउन था पूरी दुनिया में और भारत के अंदर भी स्लो डाउन था, उस समय भी हम लोगों ने बहुत बड़ा जंप लिया था ऋण वितरण के अंदर। 10-11 का टारगेट था, 21,000 करोड़ टारगेट नहीं वितरित किया था, और अगले साल हम लोगों ने 37,000 करोड़ का ऋण वितरित किया था। इसलिए मैं बैंकों से आग्रह करूंगा कि इसकी जरूर समीक्षा होनी चाहिए। आज तो शायद संभव नहीं होगा कि पिछले 18-19 से भी 19-20 में ऋण वितरण क्यों कम हुआ है, और 17 बैंकों का तो एवरेज से भी कम है। और मैं 4 बैंकों का नाम पढ़ना चाहूँगा। यूको बैंक, जिसकी बिहार में 229 शाखाएं हैं, और जो लीड बैंक है उसका एसीपी का अचीवमेंट केवल 30.30% है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 438 ब्रांचेस, ये भी लीड बैंक है,
और उसका 34.10। यूनियन बैंक 159 ब्रांचेस, 35% एसीपी का अचीवमेंट है। बैंक ऑफ इंडिया 345 ब्रांचेस हैं और एसीपी का अचीवमेंट केवल 43.28 है। तो हम अगर इन बैंकों ने अपना परफॉर्मेंस बेहतर किया होता तो बिहार का जो एसीपी का अचीवमेंट है वो काफ़ी बेहतर हुआ होता। तो इसलिए इन बैंकों को जरूर विचार करने की आवश्यकता है। उसी प्रकार जो डीएम यहाँ से सुन रहे हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कि 27 जिले ऐसे हैं जिनका एसीपी का अचीवमेंट स्टेट एवरेज से बहुत कम है। मधुबनी 47%। मैंने पिछले बार भी डीएम मधुबनी से बात किया था कि क्या कारण है, इसको रिव्यू कीजिए कि मधुबनी जैसे जिले में एसीपी का अचीवमेंट इतना कम क्यों है। बांका 48%, सुपौल 50%, जहानाबाद 49%, नालंदा जैसा इतना जहाँ पर अच्छी प्रॉस्पेरिटी है बाकी कई जिलों की तुलना में, वहाँ का एसीपी का अचीवमेंट केवल 56.52% है। तो जो भी जिलाधिकारी सुन रहे हैं मैं उनसे आग्रह करूंगा कि जिन जिलों का एसीपी का अचीवमेंट काफ़ी कम है उनको एक बार रिव्यू करना चाहिए कि आखिर क्या करना है, कहाँ लैग कर रहे हैं और कैसे इस वित्तीय वर्ष के अंदर और इसको हम बढ़ा सकते हैं। उसी प्रकार मित्रों, एग्रीकल्चर के सेक्टर में और करीब 18-19 में 43,621 करोड़ का ऋण वितरित हुआ था, 43,621 करोड़। ये 19-20 में और घट गया और 41,449 करोड़ पर पहुंच गया है। मित्रों, ये वर्ष तो और भी कठिन है। जब 19-20 में हम अचीव नहीं कर पाए, इतना पीछे रह गए, तो 20-21 के अंदर तो और अधिक चुनौती हम लोग के सामने है। इसलिए मैं उसका जिक्र नहीं करूंगा जो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जो पीएम पैकेज में जो घोषणाएं की गई हैं कि किस तरह से डेयरी फार्मर्स को भी बड़े पैमाने पर मिल्क यूनियन के जो फार्मर्स हैं और उनको भी केसीसी और उपलब्ध कराना है। तो मित्रों, मैं इतना ही सभी बैंकों से आग्रह करूंगा कि यद्यपि स्थितियां बदल गई हैं, लेकिन बदली हुई परिस्थिति के अंदर हम जो नई चुनौतियां उसका कैसे मुकाबला करेंगे। इसलिए नई टेक्नोलॉजी, न्यू नॉर्मल, नया तरीका, नए एवेन्यूज खोजना, किनको हम ऋण देंगे। क्योंकि आपके पास अगर लिक्विडिटी बैंकों में पड़ी रहेगी या आरबीआई में आपने पैसा जमा कर दिया, ये इसका समाधान नहीं है। इसलिए ऋण वितरित करना यही इसका समाधान है। और इसलिए बिहार के अंदर ऋण वितरण की बहुत बड़ी संभावना, चूँकि हमारे यहाँ एसएचजी, डेयरी, फिशरी, पोल्ट्री से लेकर स्मॉल ट्रेडर्स, स्मॉल फार्मर्स, इसका इतना बड़ा पोटेंशियल है। इसलिए मैं सभी बैंकों से फिर से एक बार आग्रह करता हुआ और बैंकों का जो अभूतपूर्व सहयोग हमको लॉकडाउन के दौरान डिलीवरी में मिला है, उसके लिए मैं अपनी ओर से धन्यवाद देता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूँ और माननीय मुख्यमंत्री जी का आज के इस एसएलबीसी में अपनी ओर से स्वागत करता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।